स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है आपको मेरी? वालेकुम सलाम मैम। यस मैम, आ रही है आवाज़। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मैं वेट कर रही हूँ कि आप लोग में से कोई ज्यादा स्टूडेंट ज्वाइन कर लें। आप लोग आई थिंक मिड टर्म की वजह से। यस मैम, मिड टर्म की तैयारी कर रही हूँ सर। चलिए बच्चों, अभी ना एक नेक्स्ट जो मैंने आप लोगों को मेल की है सबको, क्योंकि मैंने आप लोगों को लास्ट ही बताया था 3:15 पे भी मैंने काउंसलिंग आवर्स हमारे रखे हैं, ठीक है? तो उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, बिकॉज मुझे इस तरह लग रहा था कि स्टिल आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा पैटर्न की कंफ्यूजन है, या जिनको कुछ गाइडलाइंस मुझे आप लोगों को मजीद दे देनी चाहिए ताकि आप लोगों को मिड टर्म के पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ठीक है? यस मैम, पैटर्न वगैरह बता दें। अच्छा फिर हम ऐसे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो कि कितने बच्चों ने ज्वाइन करना है या नहीं। ओके, सो टुडे इज बेसिकली आवर 18th लेक्चर, ठीक है जी बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टडी किया था? मैंने आपको एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स जो थे वो पढ़ाए थे, ठीक है? कुछ बेसिक एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हमने पढ़े थे, जो कि मैंने आपको कहा था कि बहुत कॉमन है और आपको कुछ पेशेंट्स जो है वो मिल सकते हैं, ठीक है? तो वो जो जितने प्रोसीजर्स थे आपको बस उतनी ही उसकी नो हाउ होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब आज बेसिकली वी आर गोइंग टू स्टडी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, ठीक है जी। आज हमारा टॉपिक है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। आप सब लोगों को याद होगा कि जब बच्चों मैंने आपको इंट्रोडक्टरी हम लोगों ने लेक्चर पढ़ा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था इन डिटेल में कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर में ही हमारी स्लाइड्स हैं उसमें। फिर मैंने आपको कुछ प्रोसीजर्स बताए थे कि जिसमें हम जो है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू वो प्रोसीजर्स जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को हम IR भी कहते हैं, ठीक है? और यूजली इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो एक मिनिमली इन्वेसिव सर्जिकल प्रोसीजर होता है, ठीक है? जैसे कि मैंने आपको एंडोस्कोपी दिखाई थी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज दिखाई थी, ठीक है ना? तो वो जो सारे एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स हैं, जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज आपकी सारी आ जाती है, वो सारी हमारे किसमें यस आ मैम। जाती है? जी सॉरी। मैम यस मैम, आपने बताया था बायोप्सी और एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी वगैरह ये इसमें। सारा बच्चा जो आपका आ जाता है ना, ये हमारा किसके अंदर आ जाता है? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आ जाता है, ठीक है? यानी कि जितने भी आप मिनिमली इन्वेसिव सर्जरीज कर रहे हो, ठीक है, और उसके अंदर आप किसकी हेल्प ले रहे हैं? रेडियोलॉजिकल मोडालिटीज की या रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है? कोई भी मैं मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी करी और उसके अंदर कोई एक्सरे ट्यूब आ गई है, एक्सरेज की मदद हम ले रहे हैं, ठीक है? हम वहां पे फ्लोरोस्कोपी की मदद ले रहे हैं, ठीक है? हम वहां पे सीटी स्कैन की हेल्प ले रहे हैं, हम वहां पे अल्ट्रासाउंड की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है? तो जहां जहां पे आपके पास कोई भी, अब आप लोगों ने रेडियोलॉजिकल मोडालिटी सारी तो पढ़ ली हुई है, ठीक है ना? कि सीटी स्कैन है, एक्सरे है, MRI है, तो इन सब को हम यूज करते हुए या हम कोई भी ऐसी सर्जरी परफॉर्म करते हुए जब कोई भी रेडियोलॉजिकल मोडालिटी, रेडियोलॉजिकल टेक्निक, कोई भी रेडियोलॉजिकल इमेजिंग जो है हमारे पास में, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक जो हमने पढ़ा था वो यूज कर रहे होते हैं, तो वो सब कुछ आपका किस में आ जाएगा? इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर आ जाएगा, ठीक है बच्चों? तो आज थोड़ा सा हम बेसिकली डिस्कस ये करेंगे कि रेडियोलॉजिकल जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है उसके अंदर हम कौन कौन से स्पेसिफिक कुछ इक्विपमेंट्स जो हम यूज करते हैं, ठीक है? अब द थिंग इज बच्चों के आपके लेवल पे बहुत ज्यादा जो है वो इसमें हमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आप लोग सारे ऑलमोस्ट DPT के स्टूडेंट, आई थिंक एक दो जो है वो MI के, तो इससे हम बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं पढ़ेंगे, बट आपके कोर्स कंटेंट का ये पार्ट है कि आपको कुछ जो हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, या जो भी हम जो है वो प्रोसीजर्स के लिए हेल्प ले रहे होते हैं, जिन गाइडलाइंस ले रहे होते हैं, जो भी जो वायर्स यूज कर रहे होते हैं, या जो भी हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे होते हैं, वो सारे आपको जो है वो उनका आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? तो आज हम बेसिकली उन इक्विपमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? इसके हमारे ऑलमोस्ट 2 लेक्चर है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के। एक जो है वो हम आज पढ़ेंगे और नेक्स्ट में फिर हम जो है वो मसीह जो भी इक्विपमेंट वगैरह हम यूज करते हैं वो हम जो है वो स्टडी कर लेंगे। Okay, so what is interventional radiology? It is a subspecialty which provides minimally invasive diagnosis or treatment using imaging, ultrasound, CT, or fluoroscopy to target the intervention and show the results of the intervention. ठीक है बच्चों? तो क्या है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी? जिसमें आपने सिंपल मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी की, ठीक है, और उसकी मदद से आपने क्या किया है? या आपने दो काम किए, या तो आपने डायग्नोसिस किया है, या आपने क्या किया है? कोई इंटरवेंशन की है, या फिर आपने क्या किया है? कोई ट्रीटमेंट पेशेंट को प्रोवाइड किया, ठीक है? ये तो हम डे 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि रेडियोलॉजी में जो है वो हम लोग क्या कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम डायग्नोसिस भी बना सकते हैं और एट द सेम टाइम आप क्या कर सकते हैं? उसका
ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारी हमारे पास इस तरह की मोडालिटीज हैं, बहुत सारी हमारे पास इस तरह की इमेजिंग टेक्निक्स हैं जिनसे हम क्या कर सकते हैं कि साथ ही साथ आप डायग्नोसिस बनाएं और एट द स्पॉट आप क्या करें, वहां पे सर्जरी भी करें, ठीक है। तो अब फ्लोरोस्कोपी आप लोगों का आई थिंक सेक्शन ई का पार्ट रहता है, डी वाले जो है इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो फ्लोरोस्कोपी का भी इंशाल्लाह हम इन डिटेल लेक्चर देख लेंगे। सो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में आप क्या कर रहे हैं, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी कर रहे हैं, हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, फ्लोरोस्कोपी है, सीटी है, या इसके अलावा कोई और भी रेडियोलॉजिकल मोडालिटी है उसकी हेल्प ले रहे हैं, और उसकी मदद से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी डिजीज का डायग्नोज बना रहे हैं और उसका एट द सेम टाइम क्या कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ऑल्सो नोन एज इमेज गाइडेड सर्जरी, ठीक है, और सर्जिकल रेडियोलॉजी। जैसे मैंने बच्चों आपको भी पहले बताया है कि रेडियोलॉजी जहां किसी भी सर्जरी के अंदर कोई रेडियोलॉजी आ जाएगी, ठीक है, रेडियोलॉजिकल मोडालिटी आ जाएगी, कोई रेडियोलॉजिकल टेक्निक आ जाएगी, वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बन जाएगी, ठीक है। या हम किसी भी सर्जरी के अंदर इमेज की हेल्प ले रहे हैं, ठीक है ना, हमें इमेज नजर आ रहा है एट द सेम टाइम, तो आपको सीधा सा पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है, ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। इसीलिए ही आप इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी यानी कि IR जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, उसको आप इमेज गाइडेड सर्जरी या सर्जिकल रेडियोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है, ठीक है। Is a subspecialty of radiology with the minimally invasive procedures are performed using image guidance. Some of these procedures are done for purely diagnostic purposes like angiogram, while others are done for treatment purposes like angioplasty. ठीक है, तो बच्चों अब ये भी हमने लास्ट फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एंजियोग्राम, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम एंजियो ग्राम किस तरह आता है कि जब हम वेसल की जो हमारे पास एक्सरे इमेज आ रहा था, दैट वाज बेसिकली द एंजियोग्राम, ठीक है। तो अगेन वही बात है कि हमने वेसल को क्या किया, डायग्नोस किया, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो एक इमेज आ गया वो हमें किसने हेल्प कर दिया, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ने हेल्प कर दिया, ठीक है। तो आप इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मुझे एग्जांपल दें, ठीक है, वो एग्जांपल दें जिसमें हम जो है वो इसको यूज कर रहे हैं एज अ डायग्नोस्टिक प्रोसीजर, और वो एग्जांपल दें जिसमें हम इसको यूज कर रहे हैं एज अ ट्रीटमेंट पर्पस के लिए, ठीक है, या थेरेप्यूटिक का जो है वो यूज कर रहे हैं। तो आप मुझे सिंपल बता सकते हैं कि एंजियोग्राम, ठीक है, जिसमें हम बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वेसल का एक एक्सरे इमेज ले रहे होते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है जो कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हमें जो है जिसमें हेल्प करिए या इसकी एक एग्जांपल है। और जो एंजियोप्लास्टी है जिसमें हम वेसल को कोई भी ब्लॉकेज हुआ होता है, वहाँ एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ होता है, तो उसको वहां से रिमूव करते हैं, उसकी इंटरवेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो वो बेसिकली क्या है, हमारे पास एक थेराप्यूटिक प्रोसीजर है, ठीक है बच्चों। तो ये दो एग्जांपल्स आप जो है वो कोट कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो। ओके, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी डन, ठीक है। अब आप इसमें कौन कौन से प्रोसीजर जो है वो परफॉर्म कर रहे होते हो, आई थिंक आप लोगों को बच्चों अब तक तो 88% 90% तो आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि हम इसमें क्या क्या परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग इसको बार बार जो है वो कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने एंडोस्कोपिक प्रोसीजर ही पढ़ चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वास्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है, वेसल के अंदर कहीं पे भी कोई जो है वो क्लॉट है, कोई फैट डेपोजिशन हुई हुई है, या कोई भी उस वेसल का कोई भी प्रॉब्लम है, वेसल नैरो हुई हुई है, आप उसको ट्रीट कर सकते हो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से, ठीक है। एंजियोग्राम, एंजियोप्लास्टी, स्टंटिंग बायोप्सीज, ठीक है, एंजियोग्राम भी हमने पढ़ा था, एंजियोप्लास्टी भी हमने पढ़ी थी, और स्टंट भी मैंने आपको जो है वो फर्स्ट लेक्चर में वीडियो दिखा के बताया था कि स्टंट कैसे डाल रहे होते हैं, ठीक है। तो अगेन वही बात है, स्टंट डाल रहे हैं, साथ हमें इमेज नजर आ रहा है, तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड कलेक्शंस, ठीक है, कहीं भी फ्लूइड पड़ा हुआ है उसकी कलेक्शन करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एंडोस्कोपी जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, सक्शंस के लिए हमारे पास चैनल्स होते हैं, ठीक है, कि अगर कहीं पे कोई फ्लूइड पड़ा हुआ है, कोई बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है और आपने उसका वहां से ड्रेन करना है उसको, तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो अगेन हमारे पास जो है वो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हो गया। एब्सेसिस किडनी और बाइल डक्ट्स गॉलब्लैडर, ठीक है, कहीं पे भी आपकी बॉडी में कोई एब्सेस पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई इन्फेक्शन हो गया है वहां पे, ठीक है, और उस इन्फेक्शन को हमें ट्रीट करना है, तो अगेन आप क्या कर सकते हैं, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी आपको हेल्प करेगी कि उस एब्सेस को आप वहां से बड़ा इजीली रिमूव कर दें, ठीक है जी। एम्बलाइजेशन, ब्लॉकेज ऑफ आर्टरीज, ठीक है जी, आर्टरीज हमारी बॉडी में जहां भी ब्लॉक हो जाएंगी फिर डेफिनेटली वहां का ब्लड का फ्लो जो है वो ब्लॉक हो जाता है। जब ब्लड का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा तो जिस भी ऑर्गन को वो ब्लड सप्लाई हो रहा था वो भी क्या हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हेल्प से हमारी बॉडी में डिफरेंट जो आर्टरीज हैं उनके ब्लॉकेज को भी ट्रीट करते हैं, टू स्टॉप ब्लीडिंग और ट्रीट ट्यूमर्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। अगर कहीं पे कोई ब्लीडिंग हो गई है, ये भी बच्चों अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से अगर कोई अंदर वेसल रप्चर हो गई है और उसकी वजह से ब्लीड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, वहां पे
कोई भी हमने क्लिप लगाना हो, ठीक है, या सुचर लगाना हो, स्टिच लगाना हो और वेसल को हमने वहाँ पे नॉट लगाना हो, टाई करना हो, तो हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी से हेल्प लेते हैं। बच्चों आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा चलिए, एक्चुअली यहाँ पे आज लाइट का बहुत इशू हुआ है यूनिवर्सिटी में। ओके ठीक है बच्चों, तो ब्लीडिंग हो गया, फिर ट्यूमर वगैरह कोई है वहां से उसको रिमूव करना है। ट्रीटमेंट ऑफ इनफर्टिलिटी, इंसर्शन ऑफ फीडिंग, ठीक है जी। इनफर्टिलिटीज के आपको पता है कि आजकल, जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया था, पीसीओएस जो हमारे पास पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, ठीक है, या आपकी जो है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में फीमेल में कहीं भी कोई सिस्ट बन जाती है, या कोई फाइब्रॉइड्स का अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है टिश्यूज की, ठीक है, वो बन जाए अगर, तो उसको भी बड़ा इजीली आप कहीं पे भी बनी हुई है, वो आपकी यूट्रस में पड़ा हुआ है, वो आपके ओवरीज में है, वो आपकी फ्लोपियन ट्यूब में पड़ी हुई है, तो हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की हेल्प से उसको वहां से रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। बिकॉज डेफिनेटली जहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है आपके, वहां पे कहीं पे भी कोई एबनॉर्मल ग्रोथ होगी टिश्यू की, तो वो फिर फीमेल की इनफर्टिलिटी का रीजन बनती है, ठीक है। तो इसलिए जहाँ पे भी जो इनफर्टिलिटी सेंटर्स हैं हमारे, वहाँ पे भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो यूज हो रही है, और मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के थ्रू फीमेल्स को ट्रीट किया जा रहा है। ट्यूब्स, ट्रीटमेंट ऑफ लिवर ट्यूमर्स, ठीक है जी। ट्रीटमेंट ऑफ लिवर ट्यूमर्स, ठीक है जी। लिवर में अगर कहीं कोई ट्यूमर बन गया है, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि कहीं पे भी कोई जो है वो ट्यूमर पड़ा हुआ है बॉडी के अंदर, तो आप उसको इसकी हेल्प से जो है वो क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बच्चों, एक अगर आपको याद होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको एक वीडियो दिखाई थी, और उससे मैंने आपको बताया था कि किस तरह से हम क्या करते हैं कि जो ट्यूमर वाला एरिया होता है उसको वहां से हम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, और जो रिमेनिंग एरिया रह जाता है, ठीक है, यानी कि अगर हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे दोबारा टिश्यू जो है वो ग्रो कर सकता है, तो जो उसका कुछ पार्ट आपकी बॉडी के अंदर पड़ा होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी जो है वो कॉटरी कर देते हैं, यानी कि उसको वहां से हम या तो रिमूव कर लेते हैं कम्प्लीटली, या फिर उसको हम जला देते हैं, यानी कि हम उसको टिश्यू को जो है वो आप डैमेज कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, ताकि वो दोबारा से टिश्यू जो है वो ग्रो ना कर सके। क्यों? क्योंकि ये एक कैंसर टिश्यू है, ये एक नॉर्मल टिश्यू नहीं है, ठीक है। तो बच्चों ये कुछ आपके बेसिक प्रोसीजर्स आप कह सकते हैं विच कैन बी इंक्लूडेड इन द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। These procedures can replace certain surgeries, usually no long hospital admission required, local anesthesia use instead of the general anesthesia, safe and effective। ठीक है बच्चों, तो ये हमने लास्ट भी जो है वो पढ़ा था, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जो थी बेसिकली वो भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी ही है। तो उसमें भी अगेन यही बात थी कि एनेस्थीसिया पेशेंट को हमें लोकल हम दे सकते हैं, जनरल एनेस्थीसिया नहीं देना पड़ता, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होता है, पेशेंट के चार्जेस कम लगते हैं, पेशेंट का रिकवरी टाइम ज्यादा अच्छा हो जाता है, डॉक्टर का जो है सर्जिकल जो टाइम है वो उसका जो है वो बचत होती है। तो ये सारे हमारे पास जो है वो क्या है, इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमारे पास इसका जो रेशो है, ठीक है, यानी कि आपके पास जितनी भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या एंडोस्कोपी ट्रीटमेंट्स हम कर रहे हैं, उन सब के बच्चों अब बहुत ज्यादा आपके पास अच्छे प्रोग्नोसिस है, ठीक है, यानी कि बहुत कम इस तरह होता है कि किसी पेशेंट की कोई लेप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई हो और वो कामयाब ना हुई हो, ठीक है। इन सब के हमारे पास जो सक्सेसफुल रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा है। ओके अच्छा बच्चों, अब ये तो हो गया कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है, क्या इसके हमारे पास बेनिफिट हैं, ठीक है, और कौन कौन से आप इसकी इंडिकेशंस हैं जिसको हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को हम इमेज गाइडेड सर्जरी या फिर सर्जिकल रेडियोलॉजी भी कहते हैं। अब बच्चों इसमें हमारे पास एक टेक्निक है जो कि हम ज्यादातर यूज कर रहे होते हैं, वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बट आपके कोर्स कंटेंट में यहाँ पे हम एक ही पढ़ेंगे, दैट इज द सेल्डिंगर टेक्निक। इस टेक्निक के थ्रू आप क्या करते हो कि बॉडी के अंदर जो भी हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना है वो स्टेप बाय स्टेप आप जो है वो वायर्स अगर आपने बॉडी में डालनी है, आपने कोई भी कैथेटर बॉडी के अंदर डालना है, ठीक है, और जो है वो सर्जरी परफॉर्म करनी है या बायोप्सी करनी है, तो आप ये हमारे पास एक कॉमनली यूज्ड टेक्निक है, जिस टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है वो परफॉर्म करते हैं या मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी परफॉर्म कर रहे होते हैं। ओके, so the Seldinger technique, also known as Seldinger wire technique, is a medical procedure to obtain safe access to blood vessels and other hollow organs, ठीक है। तो स्पेसिफिकली आपके अगर वेसल्स के अंदर आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, ठीक है, कैपिलरीज में कहीं पे भी कोई आपने उसको असेस करना है, वहां पे कोई एबनॉर्मल कोई डिजीज है, कोई पैथोलॉजी है, ठीक है, उसको आपने असेस करना है या उसको आपने ट्रीट करना है, ठीक है, तो आप इस टेक्निक को हेल्प लेते हो, ठीक है। या इसके अलावा जो हमारे हॉलो ऑर्गन्स हैं, जैसे कि हमारा एसोफेगस है, ठीक है, जैसे कि हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, या इसके अलावा आपकी बॉडी के अंदर जो जो हॉलो ऑर्गन्स हैं उसको अगर आपने इन डिटेल स्टडी करना है, तो आप सेल्डिंगर टेक्निक से जो है वो क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं।
अब बच्चों हम देख लेते हैं कि इसमें हम जो है वो किस तरह से जो है वो अप्रोच कर रहे होते हैं बेसिकली बॉडी के साथ। ठीक है, तो आप इसको थ्रू द फेमरल आर्टरी भी हम जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है जी, ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं और एक्सिलरी आर्टरी के थ्रू भी हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर आप लोगों को बच्चों याद होगी एक टेक्निक में, जस्ट वेट अ मिनट, मैं आपको दिखा ही देती हूँ। क्या आप लोगों को ये क्लियर हो जाए, ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं कि अच्छा जी बच्चों, ये देखिए आप लोग तो ये आपको इमेज नजर आ रहा है, ठीक है। ये बच्चों इमेज नजर आ रहा है कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ये भी अगर आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है ना, जब मैंने आपको यस बेलून मैम। एंजियोप्लास्टी पढ़ाई थी। तो अब जो मैंने आपको ये 3 पॉइंट्स बताए हैं कि अगर हमने कैथेटर या कोई भी वायर या कोई भी हमने किसी भी बॉडी के एरिया को ट्रीट करना है, ठीक है, और हम सेल्डिंगर टेक्निक ये कहती है कि आप उसको 3 जगह से बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेकियल एरिया से कर सकते हैं, एक्सिलरी से कर सकते हैं, या फिर आप फेमरल रीजन से जो है वो इसको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रीजन हो सकते हैं। एक ही है कि इनका फ्लो अच्छा होता है ब्लड का, दूसरा ये होता है कि आप इसको अप्रोच इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ल्यूमेन साइज इनका जो है वो बड़ा जो है वो ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो नंबर ऑफ रीजन है जिसकी बेस पे हम 3 जगह से कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि फीमर से कर सकते हैं, एक्सिलरी से कर सकते हैं और आप ब्रेकियल से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सेल्डिंगर टेक्निक कहती है कि इसकी हेल्प से आपने कोई भी जो है वो टेक्निक परफॉर्म करनी है तो आप इन 3 एरिया से परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों। ये आपके जो वाइवा है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि हम कौन सी वेसल जो है वो प्रेफर कर रहे होते हैं फॉर द सेल्डिंगर टेक्निक यूज्ड इन इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ओके, सो अब ये बच्चों इसके स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम इस टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं। डिजायर्ड वेसल और कैविटी इज पंक्चर्ड यूजिंग अ ट्रोकार हॉलो नीडल। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें एक ट्रोकार या हॉलो नीडल, या आप लोग समझ लें दोनों एक सेम चीज है। ठीक है, कि हमने जो भी वेसल को अगर हमने देखना है या हमने किसी भी हॉलो ऑर्गन की कैविटी को देखना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वहां पे हम पंक्चर करते हैं विद द हेल्प ऑफ द नीडल। ठीक है, हॉलो नीडल होगी यानी कि एक शार्प एज नीडल होगी और उसके एरिया से हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहां पे पंक्चर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आपने क्या करना है, सॉफ्ट कर्व टिप गाइड वायर इज देन इंसर्टेड थ्रू द ट्रोकार एंड एडवांस इनटू द ल्यूमेन। ठीक है, यानी कि आपने क्या किया, नीडल पहले डाली कैविटी के अंदर, नीडल के बाद आपने वहां से एक गाइड वायर डाली। ठीक है, अब ये वायर क्या करेगी, ये वायर हमें हेल्प करेगी अगर हमने वहां पे जो भी क्या जो है वो क्लॉट है या कोई भी पड़ा हुआ है उसको वहां से रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, नीडल डालनी है। नीडल के बाद नीडल के अंदर से ही आपने गाइड जो वायर है, गाइड वायर इसको हम कहते हैं, गाइड वायर इंसर्ट करनी है। वो वायर कहाँ तक जाएगी, ल्यूमेन ऑफ द कैविटी या ल्यूमेन ऑफ द वेसल तक जाएगी। ठीक है, ये सेकंड प्रोसीजर हो गया। थर्ड क्या है बच्चों, गाइड वायर इज हेल्ड सिक्योर्ड इन प्लेस व्हाइल द इंट्रोड्यूसर ट्रोकार इज रिमूव। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि गाइड वायर वहीं पड़ी रहेगी और जो नीडल थी उसको हमने रिमूव कर लेना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देख लें। पहले क्या किया, नीडल डाली, नीडल के बाद नीडल की हेल्प से हमने गाइड वायर एंटर की। अब गाइड वायर जहाँ पे भी हमने डालनी थी, किसी भी एरिया तक हमने डालना था, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि हमने गॉल ब्लैडर को जो वेसल जा रही थी वहां तक हमने डालनी थी। ठीक है, अब गाइड वायर को हमने वहीं पड़े रहने देना है और जो नीडल हमने डाली थी पंक्चर के लिए उसको अब हमने क्या करना है, रिमूव कर देना है। ठीक है, ये 3 स्टेप हो गए। अब 4th स्टेप में आपने क्या करना है, लार्ज बोर शीट कैनुला कैथेटर इज पास्ड ओवर द गाइड वायर इनटू द लुमिना कैविटी। ठीक है, अब हमने 4th स्टेप में क्या करना है कि जो भी हमें वहां पे कैथेटर चाहिए या कोई भी कैनुला चाहिए, या बेसिकली ये सर्जिकल इक्विपमेंट्स है। ठीक है, जो कि आपको हेल्प करेंगे वहां पे प्लॉट पड़ा हुआ है या जो भी पड़ा हुआ है उसको ट्रीट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हमने बच्चों एंडोस्कोपी में पढ़ा था कि हमारे पास चैनल्स थे जिसके थ्रू हम इक्विपमेंट्स डाल रहे थे। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे हमारे पास कोई चैनल नहीं है, हमने एक ही चैनल, हमारे पास एक ही वायर है, एक ही नीडल है और उसी से हमने बॉडी के अंदर सारी चीजें इंसर्ट करती जानी है। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, उसके बाद नंबर 4 पे जो भी हमें कैथेटर वहां पे डालना था, कोई शीट डालनी थी, कोई कैनुला डालना था, वो हमने वहां पे डाल दिया और उसको हमने कहाँ तक किया है, कैविटी या लुमेन तक हमने उसको पहुंचा दिया।
ठीक है। अब गाइड वायर इज विड्रॉन लीविंग द इंट्रोड्यूसर शीट इंस्टीट्यूट थ्रू व्हिच कैथेटर्स एंड अदर मेडिकल डिवाइसेस कैन बी इंट्रोड्यूस। ठीक है। उसके बाद फिर आपने लास्ट में क्या किया कि वायर को वहां से रिमूव कर दिया, ठीक है, और आपने कैथेटर को वहीं पे ही पढ़ा रहने दिया। और अब आपने मजीद अगर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट या कोई डिवाइस अगर आपने वहां पे वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस करानी है तो आप इसको करा सकते हो। ठीक है। अभी हम इसकी वीडियो भी देखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देती हूँ। ठीक है। सबसे पहले क्या किया बच्चों, हमने नीडल डाली, नीडल के साथ में नीडल की ही हेल्प से गाइड वायर डाली। ठीक है। गाइड वायर को अब फिर हमने वही रहने दिया और नीडल को हमने वहां से रिमूव कर लिया। ठीक है। उसके बाद फिर गाइड वायर की हेल्प से हमने कैनुला या कैथेटर को प्लेस किया। फिर कैनुला कैथेटर को प्लेस कर दिया तो गाइड वायर को वहां से रिमूव कर दिया। और उसके बाद फिर हमने मजीद अगर कोई भी मेडिकल डिवाइस या कोई इक्विपमेंट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करना है, हमें सर्जरी में या बायोप्सी में उसकी हेल्प की जरूरत है, तो हमें कैथेटर हेल्प करेगा, तो उसके थ्रू आप उसको इंसर्ट करो। ठीक है। ये देखिए बच्चों, इस तरह से ये प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ठीक है। कि सबसे पहले आपने क्या किया, ये आपको निडल नजर आ रही है। ठीक है। ये हमने निडल डाली। ठीक है। इंसर्शन ऑफ निडल विद इनर कैनुला। ठीक है। इसके अंदर इनर कैनुला अटैच्ड होगा, आपने इसको ल्यूमेन के अंदर डाल दिया। ठीक है। अच्छा जी, प्लेसमेंट ऑफ निडल इन ल्यूमेन ऑफ द वेसल। ठीक है। जो है वो जैसे ही आप बेसिकली एक ही स्टेप है। ठीक है। कि जैसे ही आप निडल को डालेंगे तो क्या होगा कि फौरन ये आपको नजर आ रहा है ब्लड, ब्लड बाहर आएगा। जैसे ही ब्लड बाहर आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है, वो आपके जो वेसल है उसके अंदर चला गया। ठीक है। या आर्टरी जो भी आपने वेन या आर्टरी को आपने डिजायर आपकी एरिया ऑफ इंटरेस्ट था वहां पे आपका जो नीडल थी वो चली गई। ठीक है। अक्सर बच्चों आप लोगों ने कभी ड्रिप लगाई हो तो तब भी इसी तरह ही होता है ना, कि क्या होता है कि पहले वो आपके जो है वो वेन के अंदर कैथेटर जब डालते हैं तो क्या होता है कि एकदम से रश करके ब्लड बाहर आता है। जैसे ही वो ब्लड रश करके ब्लड बाहर आता है तो उसके ऊपर एक कैप लगा देते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद वहां से मेडिसिन जो है वो ऊपर से इंसर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से हम नीडल डालेंगे, ब्लड आएगा, होता चलेगा कि नीडल अपनी जगह पे चली गई है। ठीक है। उसके बाद अब आपको बच्चों ये नजर आ रही होगी एक वायर छोटी सी, ये ऊपर नजर आ रही है। ठीक है। ये अब नीडल की हेल्प से हमने क्या करना है, ये वायर डाली है अंदर। ठीक है। ये देखिए ये वायर वेसल के अंदर जा रही है। ठीक है। तो ये हमारे पास गाइड वायर है। ठीक है। अब आपने क्या किया, वायर आपने डाल दी अंदर। ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये वाली जो नीडल थी इसको हमने क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। ठीक है। नीडल रिमूव कर दी। उसके बाद क्या करना है कि ये अब आपको कैथेटर नजर आ रहा है, ये इस तरह का, ये कैथेटर डाला है। अब वायर की हेल्प से, ये जो गाइड वायर थी इसकी हेल्प से हम कैथेटर अंदर डालेंगे। ठीक है जी। अब कैथेटर हमने डाल दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि वो जो वायर थी, ये देखिए ये तो इस तरह की सुई की तरह की आपको वायर नजर आ रही है। अब हमने वायर रिमूव कर दी और कैथेटर हमने उस वेसल तक डाल दिया। और जैसे ही हम वायर रिमूव करेंगे तो अगेन जिस तरह पहले थोड़ा सा आपको ब्लड रश करके बाहर आया था, इसी तरह से इसमें भी ब्रश करके ब्लड बाहर आएगा। तो आपको पता चलेगा कि जो भी कैथेटर हमने डाला है वो कहाँ तक चला गया है, हमारी वेसल की लुमेन ऑफ द कैविटी के अंदर जो है वो चला गया। ठीक है। अब सिंपल आपने वहां पे कोई भी आपने स्टंट डालना है या कोई भी प्लेसमेंट करनी है तो आप जो है वो इसको प्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये बेसिकली इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीजर होता है। इसकी हम वीडियो भी देख लेते हैं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। ये आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो है वो ये इसके स्टेप्स बता दें जी सेलिंग का टेक्निक के। जी अच्छा जी, आप देखिए इसको हम आई थिंक जो है वो कहाँ से डालने लगे हैं। अच्छा ये देखो, ये आपको तीन बता रहे हैं कि रेडियल है, ब्रेकियल है, या एक्सिलरी थी। ठीक है। और दूसरी जो है वो फेमोरल है। इन तीन एरिया से आप जो है वो इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था साइज है, इंसर्शन है, बहुत ज्यादा टॉर्चरस नहीं होती, इजी पाथवे होता है इसका हार्ट की तरफ। तो बेसिकली ये तो जो सर्जन है उसको पता है कि उसने कौन सा एरिया जो है वो बेसिकली यूज करना होता है। अच्छा अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, लोकल एनेस्थीसिया लगाएंगे। ठीक है। ताकि डेफिनेटली पेशेंट को पेन ना हो। उसके बाद फिर हम जो फेमरल आर्टरी है उसको हमने क्या किया, लोकेट किया। ठीक है। अच्छा ये फिर सर्जन का ही बेसिकली ये काम है कि उसने देखना है कि आर्टरी की क्या प्लेसमेंट है, वो क्या उसका एंगल है, वो कुछ स्पेसिफिक एंगल होता है जिसके ऊपर वो जो है उन्होंने निडल जो है वो इंसर्ट करनी होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 30 से 45 डिग्री के ऊपर आपने एंगल को जो है एंगल पे जो है वो नीडल हमने डालनी है। ठीक है। अच्छा ये इंग्वाइनल लिगामेंट अगर आपको पता होगा हमारा यहाँ पे अटैच्ड होता है। ठीक है।
ये बेसिकली सारा जो है वो सर्जन फिर देख लेता है कि उसने कहाँ कहाँ पे जो है वो उसको इंसर्ट करना है। ठीक है, आप देखिए 30 से 45 डिग्री के एंगल पे नीडल डाली हमने। जैसे ही हमने डाली, ब्लड बाहर आया, हमें पता चला गया कि हमारी नीडल कहाँ चली गई है, वेसल के अंदर, आर्टरी के अंदर पहुंच गई है। अच्छा, फिर ये देखिए हमने क्या किया, गाइड वायर डाली। ठीक है जी, गाइड वायर डाल दी हमने। उसके बाद अब हमने क्या करना है, नीडल को रिमूव कर देना है। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट अब हमारा प्रोसीजर क्या था, कैथेटर। ठीक है, ये देखिए कैथेटर डाल दिया हमने। अब हमने कैथेटर डाल दिया और उसके बाद हमने जो है वो गाइड वायर को रिमूव कर दिया। और अब कैथेटर की मदद से हम यहाँ से कोई भी हमने जो है वो इंस्ट्रूमेंट अप्लाई करना है, कोई भी हमने वायर डालनी है, हमने कोई स्टंट डालना है या कोई भी प्लेस करना है, वो आप यहाँ से प्लेस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हम जो सैलरिंगर टेक्निक है वो हमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हेल्प कर रही होती है। किसी भी हार्ट की कैथेटराइजेशन करनी है, कार्डियक कैथेटराइजेशन करनी है या किसी भी और एरिया की आपने कैथेटराइजेशन करनी है, तो वो हेल्प कर रही है। ठीक है, टू लेस कॉमन मेथड यूज्ड, कट डाउन में माइनर सर्जरी टू एक्सपोज वेसल्स ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है जी, इसके अलावा हम लोग एक तो ये कैथेटर के थ्रू जो है वो सेल्डिंगर टेक्निक यूज करें। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट वेसल को भी जो है वो एक्सपोज कर सकते हैं और आप उसको जो है वो अप्रोच कर सकते हैं और आपने जो भी प्रोसीजर करना है या कैथेटराइजेशन करनी है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब हमारे पास इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ट्रांस नंबर पेशेंट थ्रोन लॉन्ग निडल पास थ्रू T12 एंड L2 इनटू द एओर्टा। ठीक है, इसके अलावा ये एक और हमारे पास टेक्निक है कि अगर आपने हार्ट तक जाना है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि T12 और L2 के लेवल से हम लॉन्ग नीडल इंसर्ट करेंगे, फिर वहां से गाइड वायर डालेंगे, गाइड वायर के बाद फिर हम वहां पे कैथेटर डालेंगे और सारा जो है वो हार्ट तक अप्रोच करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आप खुद ही देख लें कि बजाय इसके कि हम ये सारे डायरेक्ट वेसल को अप्रोच करें, ये सारा प्रोसीजर करें, जो भी है मैंने आपको भी सेल्डिंगर टेक्निक बताई है, दैट इज बेसिकली क्वाइट इजी टेक्निक। ठीक है, कि आपने बड़ी आसानी से जो है वो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी के थ्रू ट्रीटमेंट करना है। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों, ये अभी जो मैंने आपको बताया है, ये वाली कि नंबर पे ट्रांस नंबर अप्रोच भी हम यूज कर सकते हैं, जिसमें हम इस तरह से T12 और L2 के लेवल से जो है वो नीडल पास करेंगे, फिर यहाँ से वायर डालेंगे, कैथेटर डालेंगे, फिर यहाँ से हम हार्ट तक जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं, इसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं है, ये इतना इफेक्टिव नहीं है, ये इतना सेफ नहीं है। ठीक है, एज कम्पेयर टू द सेल्डिंगर टेक्निक। बच्चों क्लियर हो रहा है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कर दें। एनीवन? नो मैम, क्लियर है। अच्छा जी बच्चों, अब जैसे मैंने आपको एक टेक्निक बताई है, इसी तरह से हम कुछ, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम इसमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहे हैं या कोई इक्विपमेंट्स हम यूज कर रहे हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में, तो वो कुछ हम पढ़ेंगे। नंबर 1 कैनलाज आ जाते हैं इसमें। ठीक है, ये आप लोगों ने सबने देखा होगा। ठीक है, जो कि हम डैंडा या कैनला आप यूज करते हैं और जिसके थ्रू हम जो है वो क्या कर रहे होते हैं, मेडिकेशन आपकी वेन में जो है वो हम इंसर्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह की एंजियोग्राफिक पंक्चर्ड नीडल, यूजली 8 गॉज ये इसका साइज है, हम यूज करते हैं। 1 पीस ओपन नीडल विद अ शार्प डिवेल्टेड टिप। ठीक है, इस तरह से देखिए इसकी शार्प सी टिप होती है और ये हम जो है वो फिर पेन के अंदर डाल देते हैं इसको और उसके थ्रू आप मेडिकेशन बड़े इजीली जो है वो पेशेंट की इसके अंदर हम इंसर्ट कर देते हैं। गाइड वायर इज इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्टली थ्रू द नीडल वंस द टिप इज फुली within the bleeding vessel lumen. The style of the needle can be used for both arterial and venous punctures. ठीक है, उसके बाद बच्चों अगर आपने देखा हो तो कभी ड्रिप अगर आप लोगों ने लगाई हो तो पहले हम नीडल से पंक्चर करते हैं वहां पे और फिर इसी के थ्रू यहाँ से एक गाइड वायर डालते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं और ये नीडल बाहर निकाल देते हैं। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने कभी ब्रैना लगवाया हो, कोई ड्रिप लगवाई हो, तो उसके अंदर ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है। ठीक है, तो ये अगेन हमारे पास जो है वो ये कैनलास है जो कि हेल्प कर रहे होते हैं। अब ये तो सिंपल एक प्रोसीजर है जो कि आप लोगों ने ड्रिप लगाते हुए देखा होगा। अब इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए इमरजेंसी में आपने कभी जाके ड्रिप लगवाई है या वैसे ही आपने कभी ड्रिप लगवाई है, तो वहां तो कोई रेडियोलॉजी नहीं होती ना। ठीक है, इसके साथ आपने रेडियोलॉजी यूज होती नहीं देखी है। ठीक है, इस तरह से सिंपल हम इसको प्रोसीजर को कर रहे होते हैं। ठीक है, कि हम पहले नीडल डलती है, नीडल के बाद फिर गाइड वायर डालते हैं, फिर हम नीडल को निकाल लेते हैं और वो जो गाइड वायर है वो वहीं पे पड़ी रहती है और उसके थ्रू फिर पेशेंट के मेडिकेशन जो है वो हम अंदर जो वेसल है वहां तक जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। अब बच्चों जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, ठीक है, कि इस तरह का आपके पास इमेज आ सकता है अगर आपने रेडियोलॉजी की हेल्प नहीं है। ठीक है, वो मैं आपको दिखाती हूँ इससे। अल्ट्रासाउंड गाइडेड पेरिफेरल वीनस कैनुलेशन। ठीक है जी, अब ये जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इंटरेस्टिंग इसलिए है
क्योंकि मैंने जो है वो बहुत अब तक तो नहीं देखा कहीं पे यूज होता हुआ। हमेशा पेशेंट बेचारे जो हैं वो सफर करते हुए ही देखे हैं, इस सेंस में कि हमारे यहाँ पे इसको यूज नहीं किया जाता। अगर आप लोगों ने भी बच्चों कभी देखा हो, वेट अ मिनट, मैं आपको एक इमेज दिखाना चाह रही हूँ। अच्छा जी, ये आ गया हमारे पास। ये मैं आपको एक इमेज इससे दिखाना चाह रही थी ताकि आप लोगों ने अक्सर ये आई थिंक देखा हुआ होगा, हॉस्पिटल में इस तरह होता है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे सामने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ऐसे हुआ है, आईवी जो है वो डाल रहे होते हैं, उनको नहीं मिल रही होती वेसल, और पेशेंट का ये हाल हो जाता है ब्रूजिस से। देखा है बच्चों आप लोगों ने कभी इस तरह ब्रूजिस देखे हैं पेशेंट्स के हाथ से बने हुए, यस मैम। मल्टीपल पंक्चर्स की वजह से, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वेसल नहीं मिल रही होती। नंबर ऑफ रीजन हो सकता है, कुछ लोगों की स्किन बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होती है, जो एजेड लोग होते हैं, पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होती है, ठीक है, उनमें नहीं मिल रही होती। बट हम जो बेसिकली मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, ये यूट्यूब की स्क्रीन नजर आ रही है बच्चों? यस मैम। हम लोग बच्चों इसका हेल्प नहीं लेते, जो कि मेरा ख्याल है कि लेनी चाहिए, बिकॉज पेशेंट बहुत सफर करता है जब आप उसको इतने सारे मल्टीपल पंक्चर्स कर देते हैं और आपको उसकी वेन नहीं मिल रही, ठीक है। इवन मैंने बहुत से बड़े बड़े जो एनेस्थीसिया के डॉक्टर्स हैं, ठीक है, उनको देखा है कि उन्हें वेन जो है वो पेशेंट की नहीं मिल रही होती है और उसकी वजह से पेशेंट को मल्टीपल पंक्चर्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हमें जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी है वो हेल्प करती है विद द हेल्प ऑफ द अल्ट्रासाउंड, कि आप जो है वो इमेज देखें और आप बड़े आसानी से वहां वेसल के अंदर जो है वो कैंडा जो है वो वहां पे पास कर, ठीक है। अब ये देखें, इस तरह का ये आपको पता होगा, एक हमारे पास सिंपल होता है, हमारे पास बटरफ्लाई शेप्ड होता है, ये दो हम ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें हमने क्या किया, अल्ट्रासाउंड की हेल्प से हमने देखा कि वेसल कहाँ है पेशेंट की, ठीक है। हमें वेसल नजर आ जाएगी, जहां ही हमें वेसल नजर आएगी, देखिए वहां उन्होंने क्या किया, प्रोब को सेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, फिर ये आर्टरी वेन में फिर आप देख लेते हैं डिफरेंस। अभी आप लोग इसमें इतना ज्यादा डिटेल में ना जाए, लेकिन वैसे मैं आपको बता रही हूँ कि फिर देखेंगे हम फ्लो के अकॉर्डिंगली, देखते हैं कि आर्टरी वेन हमने जहाँ पे भी जो है वो नीडल इंसर्ट करनी है, प्रोब के उन्हें पोजीशन कर रहे हैं, प्रॉपर देखना चाह रहे हैं कि कहाँ पे जो है वो बेसिकली इसको हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए वहां से उन्होंने वो जो अल्ट्रासाउंड की जेल थी वो वहां से हमने रिमूव कर ली, और अब हम क्या करेंगे, जो नीडल है बड़े आसानी से उसको डाल देंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए कितने आप कितना अच्छा इमेज जो है वो एक नजर आ रहा है कि ये आपने नीडल डाली और ये उसने आपको बता दीजिए नीडल कहाँ चली गई है, आपके वेसल के अंदर चली गई है, ठीक है। ये देखिए ब्लड आया साथ ही, ठीक है जी। और देखिए उन्होंने क्या किया है, नीडल को रिमूव कर दिया और वो वहां पे जो गाइड वायर अब इसकी यहाँ से डाल लेंगे हम, और इसकी क्या हो जाएगा, इजीली आप पेशेंट को यहाँ से मेडिकेशन इंसर्ट करते जाएंगे, ठीक है ना। और मल्टीपल पंक्चर करने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी है। सो इसलिए मैं आपसे कहती कि ये काफी इंटरेस्टिंग है, जो कि मैंने तो आज तक कहीं भी यूज होता हुआ नहीं देखा हुआ, बट आई थिंक कि इसका यूजेज होना चाहिए, बिकॉज पेशेंट मल्टीपल पंक्चर्स की वजह से बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं। ओके बच्चों, सो कैनेला हमने पढ़ा है, जिससे मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमें अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड अगर हम कैनलाइजेशन करते हैं, ठीक है, तो हमें इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हेल्प कर रही है, ठीक है, और मल्टीपल पंक्चर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास होता है गाइड वायर्स आ जाती हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, गाइड वायर्स हमने इंट्रोड्यूस की थी।
इसके पास हमारे पास डिफरेंट तरह की गाइड वायर्स होती हैं, डिपेंड करता है क्या सर्जरी करनी है, क्या प्रोसीजर है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यूज करते हैं। आप लोग सिर्फ एटलीस्ट इनकी टाइप्स जो है कॉमन वो याद रखें, ठीक है। ये वाली हमारे पास स्ट्रेट गाइड वायर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जे टेप्ड गाइड वायर है, ठीक है जी। इसको कितने इंच है विद रिड्यूसर डिवाइस टू स्ट्रेटन वायर गाइड, ये आप बेशक इसको इग्नोर कर सकते हैं, मैंने वैसे थोड़ा सा इसकी जो है वो पार्ट ऐड किया हुआ है, ठीक है। एक होगी हमारे पास स्ट्रेट, एक और हमारे पास कौन सी होगी जे टिप्ड हो गई, एक हमारे पास कौन सी होगी एंगल्ड हाई टॉर्क, ठीक है जी। हाई एंगल जिसका थोड़ा सा एंगल जो है वो ज्यादा क्या बना हुआ है, ठीक है, ज्यादा एंगल के ऊपर टर्न हुई है, हाई एंगल टॉर्क। उसके अलावा एंगल्ड हाइड्रोफिलिक कोटेड, ठीक है जी। और इस तरह से ही आपके पास ये हाइड्रोफिलिक कोटेड एक होती है और एक प्लैटिनम टिप्ड माइक्रोवेव होती है। ये मैंने यहाँ पे शो नहीं की हुई, ये चार जो है वो है, तो आप लोग एटलीस्ट ये चार जो है वो इस लेवल पे याद रखें, ठीक है जी। एक स्ट्रेट हो गई, एक जे टिप्ड हो गई, एक एंगल हाई टॉर्क होगी और एक एंगल हाइड्रोफिलिक कोटेड हो गई। इसकी बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इनके नाम जो है वो याद रखें। आपसे वाइवा में पूछा जा सकता है कि कॉमन गाइड वायर्स हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में कौन कौन सी यूज करते हैं। ओके, सो यू शुड नो the names of the common guide wires. Guide wires are available in number of thickness, length, tip configuration, stiffness, and material of construction. Guide wire, the name as are slightly smaller than the diameter of the lumen at the tip of the catheter or device that will slide over it. ठीक है बच्चों, तो इसमें हमारे पास डिफरेंट थिकनेस की, डिफरेंट लेंथ की, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट मटेरियल की, डिफरेंट इनकी स्टिफनेस होती है। इस तरह की हमारे पास गाइड वायर जो है वो प्रेजेंट होती है। हमने ये देखना होता है अगेन कि आपने जिस भी कैपिलरी के अंदर, जिस भी आर्टरी के अंदर, जिस भी वेसल के अंदर, जिस भी कैविटी के अंदर आपने इसको इंट्रोड्यूस कराना है, उसका लुमेन का डायामीटर क्या है, ठीक है ना। वो अब ये सारा सर्जन का काम है, उसने देखना होता है कि जो भी सर्जरी परफॉर्म करनी है उसके अकॉर्डिंगली उसने कोई भी गाइड वायर जो है वो उसको चूज करना होता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ इनका नाम पता होना चाहिए। टू बिग विल जैम यूजुअली एट द टिप ऑफ द कैथेटर, ठीक है। अगर बहुत बड़ी होगी तो क्या होगी कि कैथेटर से पास नहीं हो सकेगी प्रॉपर्ली, ठीक है। If a guide wire is much smaller than the end hole of the catheter or device, there will be a gap between the guide wire and catheter that can cause vessel injury or prevent smooth movement over the guide wire. Thickness measured in 100 of an inch, इतने इंच से लेके इतने इंच तक हमारे पास इसकी जो है वो क्या होता है, थिकनेस होती है, ठीक है बच्चों। सो बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बड़ी होगी तो कैथेटर के अंदर प्रॉपर्ली उसकी टिप से पास नहीं हो सकेगी, ठीक है। अगर बहुत छोटी होगी तो फिर क्या होगा कि हमारे पास जब हम उसको पास करेंगे कैथेटर से तो क्या होगा, वेसल की इंजरी या वेसल जो है वो वहां से रप्चर भी हो सकती है, ठीक है। तो अगेन यही बात है कि ये सर्जन का काम होगा। आपने सिर्फ क्या याद रखना है कि गाइड वायर्स जो है वो कितनी टाइप्स की होती है, ठीक है। और इसकी थिकनेस या अगर आप लोग नहीं भी याद रखने हैं तो इतना कोई इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बिकॉज इतना आपके इसमें जो है वो कोई इसका यूजेज नहीं होता, ठीक है बच्चों। सो आपको सिर्फ ये याद रखना है, ठीक है। नंबर 1 पे कैनुला हमने पढ़ लिया, उससे मैंने आपको अल्ट्रासाउंड गाइडेड कैनुलाइजेशन पढ़ाई है। नंबर 2 पे हमारे पास गाइड वायर्स आ जाती हैं, जिसकी मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स का पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है वास्कुलर शीट्स। अब वास्कुलर शीट्स क्या है, इस तरह की ये आपको नजर आ रही है। This is basically the vascular sheath. ठीक है, vascular sheath placed over the wire through access site, open at one end and capped with a hemostatic valve at the other end. Valves are not tapered, believed to closely match the diameter size so as to give a smooth transition between sheath and diameter. Available in various length and diameters. Diameter of a sheath is measured in French sheath. Selection is based on intended purpose. Short sheets for diagnostic purpose and long sheet for लार्ज डायमीटर इंटरवेंशंस। अच्छा जी, ये वाला पार्ट आई थिंक मैं रिमूव कर दूं, अगर आपके लिए शायद मुश्किल होगा कि इसको हम क्या फिर ये फ्रेंच एंड ऑल दैट कि इसको हम रिमूव कर लेते हैं। अच्छा बच्चों, अब जो वास्कुलर शीट है उसका बच्चों नाम ही शो कर रहा है कि वेसल के लिए एक शीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको क्या करते हैं, ये आपके पास एक वायर जो हमने डाली है उसी के थ्रू ही इसको हम बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक साइड जो है वो इसका आपके पास टेपर्ड होता है इस तरह का, और एक आपके पास इसका ये एक जो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। या जिससे अगर आपने कोई कंट्रोल करना है, कोई आपने यहाँ से मजीद इंट्रोड्यूस करनी है वायर या कोई गाइड वायर या कोई भी आपने जो है वो इंस्ट्रूमेंट या कोई डिवाइस आपने डालनी है तो वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली पर्पस अगेन यही है कि अगर हमने किसी भी वेसल के अंदर डाला है, उसको वेसल को अगर आप ब्लॉक हुई हुई है वहां से आपने इसको खोलना है, ठीक है।
वेसल के डायमीटर को आपने इंक्रीज करना है तो आप इसको डाल सकते हो, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास लेंथ की, डिफरेंट डायमीटर की ये वास्कुलर शीट्स होती हैं। शॉर्ट शीट जो होती है वो हम डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, और जो लॉन्ग शीट होती है वो हम इंटरवेंशन या फिर ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। ये देखिए बच्चों, इस तरह से ये वास्कुलर शीट्स हैं जो कि आप डाल देते हैं कैथेटर के थ्रू, और जहां पे भी कहीं पे स्टेनोसिस था आर्टरी के अंदर, वहां से फिर ये जाके उस वेसल का जो बेसिकली डायमीटर है उसको क्या कर देती है, मेंटेन कर देती है, ठीक है। तो वास्कुलर शीट्स जो है वो बेसिकली हम वेसल के डायमीटर को मेंटेन करने के लिए यूज कर रहे होते हैं, जहां पे कोई भी हमारे पास स्टेनोसिस है या कोई भी हमारे पास जो है वो क्लॉट वगैरह पड़ा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों कैथेटर हमने पढ़ लिया कि किस तरह से डाल रहे थे, गाइड वायर भी हमने पढ़ लिया। अब जो तीसरी चीज मैंने आपको बताई है दैट इज बेसिकली द शीट। ओके, इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट तरह की वास्कुलर शीट्स होती हैं, डिपेंड कर रहा होता है, शॉर्ट भी होती हैं और लॉन्ग भी होती हैं। शॉर्ट मैंने आपको बताया डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं, और जो लॉन्ग है वो हम थेराप्यूटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैथेटर्स, ठीक है। कैनुला हो गया, गाइड वायर्स हो गई, वास्कुलर शीट्स हो गई, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कैथेटर्स। अब कैथेटर्स अगेन हमारे पास डिफरेंट शेप्स के होते हैं। आप लोग उसमें बहुत ज्यादा इन डिटेल ना याद रखें, ठीक है। सिर्फ इनके अगेन नाम जो है वो चलिए हम रिमूव नहीं करते, नाम आप इसके याद रख लें, ठीक है। कि स्ट्रेट होती है, शॉर्ट एंगल टिप, ठीक है जी, कि थोड़ा सा एंगल इसका जो है वो ऊपर से एंगल्ड होंगी, शॉर्ट एंगल्ड होंगी। मल्टीपर्पज के लिए हॉकी स्टिक, देखिए हॉकी की स्टिक किस तरह की होती है, ये यूज हो सकती है। हेड हंटर, ठीक है जी, हंटर जिस तरह से हमारे पास होता है इस तरह का उसका जो हेड होता है वायर का वो इस तरह का होता है, कैथेटर का हंटर की तरह का बना होता है। कोबरा टू, ठीक है जी, जैसे कोबरा आप देखिए, कोबरा आप इस तरह से उसकी कोबरा जो होता है उसकी शेप होती है, ठीक है ना, जब वो अगर बैठा हुआ होता है तो कोबरा यूजली इस तरह की शेप दे रहा होता है, ठीक है। तो कोबरा टू की तरह का हो सकता है। उसके अलावा जी हमारे पास फिफ्थ पे कोबरा हो गया, सिक्स पे हमारे पास है रोशेस सीलिक, ये जिन्होंने इन्वेंट किया उसके नाम पे है, ठीक है। विसरल, ठीक है जी, किसी भी विसरास के अंदर अगर हमने डालनी है, वेरी सिमिलर टू द सैमन्स वन, ठीक है जी, ये विसरास के अंदर डालने के लिए इसकी इस तरह की शेप होती है। मिकेल्सन, ठीक है जी, 8 नंबर पे हमारे पास ये मिकेल्सन है, अगेन ये जो है वो जिन्होंने इन्वेंट की हुई है उनके नाम पे ये रखा, ठीक है। 9 पे ये सैमन्स है, ये भी जिन्होंने इन्वेंट किया उसके नाम पे है। पिग टेल, ठीक है जी, ये टेल की फॉर्म में है, जैसे पिग की टेल होती है इस तरह से है। ये टेनिस रैकेट, टेनिस की रैकेट की शेप की है। तो बच्चों इसमें आपको एटलीस्ट जो कुछ बेसिक नाम है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं आपसे सारे तो नहीं डेफिनेटली पूछ सकती, लेकिन हाँ आपको उनका नाम जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। मुश्किल अगर थोड़े से लग रहे हैं तो आप जो बेसिक हैं जैसे कि स्ट्रेट है हम याद कर सकते हैं, हॉकी स्टिक की तरह की जो है वो हमें पता बड़े अच्छे से पता चल सकती है, ठीक है। हॉकी स्टिक किस तरह की होती है, कोबरा शेप बड़ी आसानी से आपको पता चल सकती है, ठीक है। अच्छा, इनमें से मैं आपको हो सकता इस तरह भी हो सकता है कि मैं आपको क्विज में या चलिए क्विज में तो ये हमारा पार्ट इंक्लूड नहीं होगा, वाइवा में भी आपको कोई इस तरह की वायर इसमें से दिखा के तो पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कैरेक्टर जो है वो इसका क्या नाम है, ठीक है। बहुत मुश्किल मैं आपसे नहीं पूछूंगी ये साइमंस वगैरह जिसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं बन रहा, ठीक है। जिसमें कॉन्सेप्ट बन रहा है जैसे कि कोबरा है, हॉकी स्टिक है, ठीक है, या स्ट्रेट है, या शॉर्ट एंगल टिप है, इसमें से ये जो कॉमन कॉमन है ये मैं आपसे पूछ सकती हूँ, ठीक है। तो इनका आपको आइडिया होना चाहिए, बाकी सबका आप वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नाम याद कर लें, बाकी जो है वो आप इसको रहे, ठीक है। लेकिन जो कॉमन मैंने आपको बताई है वो आपको शेप वाइज याद होनी चाहिए। अच्छा, कॉम्प्लेक्स कैथेटर शेप मस्ट बी रिफॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी आफ्टर इंसर्शन ओवर गाइड वायर. Any catheter will resume its original shape provided there is sufficient space within the vessel lumen and memory in the catheter material. Some catheter shapes cannot reform spontaneously in a blood vessel, particularly the larger recurved designs like the septum. ठीक है बच्चों, तो अब जो है वो हमारे पास कुछ जो ये तो हमारे पास सिंपल कैथेटर्स थे ना, ये वाले सारे हमारे पास कॉम्प्लेक्स कैथेटर्स हैं, ठीक है। अब ये चूंकि कॉम्प्लेक्स कैथेटर्स हैं तो हम जब इनको बॉडी में डालते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं कि इनकी साइज इनकी शेप को मजीद हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि हमने अगर ल्यूमेन के अंदर डालना है तो ये कुछ फ्लेक्सिबल होती है, तो आप इसको जो है वो आपके पास एक कंट्रोल है कि आप उसकी अगर शेप चेंज करना चाहें तो जैसे ही वेसल ल्यूमेन के अंदर चली गई है आप उसको क्या करें, चेंज करें, ठीक है। क्योंकि उसको फिर हम कॉम्प्लेक्स कैथेटर का नाम जो है वो देते हैं। बट कुछ कैथेटर्स को आप शेप चेंज कर सकते हैं उनकी ओरिजिनल शेप, और कुछ कैथेटर्स ऐसे होते हैं जिनकी वो कह रहे हैं कि आप शेप जो है वो चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये साइमंस है, ठीक है। साइमंस कौन सा था इसमें जी, हमारे पास ये वाला था,
ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इटसेल्फ है, आप इसको वेसल के अंदर डाल के अगर इसकी शेप रीजनल चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि हो सकता है कि वेसल हमारे पास रप्चर हो जाए, ठीक है, वेसल की इंजरी हो जाए, तो इसको हम फिर चेंज नहीं करेंगे, बट कुछ जो है वो इसमें से हम उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि किसको हम चेंज करेंगे, आप सिर्फ एटलीस्ट इतना याद रखें कि किसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमने यहाँ पे एक लाइन पढ़ी है, दैट इज बेसिकली द साइमंस, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरह से जो पिगटेल है, टैनिस रैकेट है, इसको भी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी टिप इतनी इस तरह की बनी हुई है कि अगर आप इनको चेंज करोगे तो वेसल डैमेज या रप्चर हो सकती है। ओके, सिलेक्टिव कैथेटराइजेशन, चूजिंग अ सिलेक्टिव कैथेटर शेप, ठीक है। अब आपने पूरे बच्चों देख लिया कि कैथेटर की हमारे पास डिफरेंट शेप्स थी, ठीक है। अब उसकी बेस पे फिर हम क्या करते हैं कि जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं, ठीक है। एंगल्ड कैथेटर, कर्व्ड कैथेटर, रिकर्व्ड कैथेटर, then angle of axis of the branch vessel from aortic axis is low, ठीक है। अगर एंगल जो है हमने किसी भी वेसल के अंदर डाला है और कैथेटर का एंगल जो है वो लो है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे एंगल्ड कैथेटर। अगर आपने जो भी कैथेटर डाला है उसका एंगल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे कि 60 से 120 डिग्री के दरमियान है, तो उसको हम कहेंगे कर्व्ड कैथेटर, ठीक है जी। और रिकर्व्ड कैथेटर क्या है, व्हेन द एंगल ऑफ एक्सेस ऑफ अ ब्रांच वेसल फ्रॉम एओर्टा इज ग्रेट, ठीक है, यानी कि जिस भी वेसल के अंदर आपने उसको इंट्रोड्यूस करना है उससे उसका एंगल बहुत ज्यादा क्या है, ग्रेट है, ठीक है। यानी कि आपने कैथेटर डाला और कैथेटर का एक स्पेसिफिक एंगल बना और उस एंगल बनने के बाद वो वेसल के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो उसको फिर हम करेंगे रिकर्व्ड कैथेटर। ये अगेन बेसिकली कैथेटराइजेशन के लिए हमारे पास 3 तरह के स्पेसिफिक कैथेटर्स हैं जो कि हम चूज कर रहे होते हैं, और ये अलग से इनकी जो है वो शेप्स है जो कि आप इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि सिलेक्टिव कैथेटराइजेशन के लिए हमारे पास कौन कौन से कैथेटर यूज हो रहे हैं, तो उसमें आप एंगल कैथेटर, कर्व कैथेटर और रिकर्व कैथेटर बताओगे, और उसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं पता होना चाहिए, सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि एंगल कैथेटर जो है उसका एंगल जो है वो हमारे पास बहुत ज्यादा हाई नहीं होता, लो होता है, कर्व का 60 से 120 डिग्री होता है, और रिकर्व जो है वो हाई एंगल के ऊपर होती है। ओके, दैट्स इट। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि कैथेटर्स की क्या क्या शेप्स हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि इसमें से आपको शेप्स का पता होना चाहिए, कॉमन कॉमन नाम याद रख लें, मुश्किल वाले बेशक अगर आपको नहीं भी याद रहते तो दैट इज ओके, ठीक है, कोई 5 आप नाम याद रखें। अच्छा जी, ये अब जैसे रेडियोलॉजी, क्योंकि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में मैंने आपको बताया कि जैसे कैथेटर अंदर जाएगा, ठीक है, जिस भी एंगल के ऊपर वो जा रहा है वो हमें इस तरह से एक इमेज के ऊपर नजर आ रहा होगा, ठीक है। और हमने अगर रीशेप करना हो कैथेटर को, ठीक है, जैसे मैंने भी आपको पहले बताया है कि हम कैथेटर का रीशेप भी कर सकते हैं, यानी कि वो अंदर चली गया है कैथेटर, उसको अगर हम चाह रहे हैं कि थोड़ा सा किसी एंगल के ऊपर जो है वो कर्व कर दें या कुछ और कर दें, तो हमें इमेज नजर आ रहा होगा, तो वो बड़े इजीली आप उसको कर्व कर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहे थे माइक्रो कैथेटर्स। माइक्रो कैथेटर्स क्या है कि ये आपके पास इस तरह के लार्ज साइज के कैथेटर्स नहीं होते, ठीक है, जैसे आपको ये इसका सारा डायमीटर काफी लार्ज नजर आ रहा है, ये हमारे पास बिल्कुल इस तरह से माइनर माइनर से होते हैं कैथेटर्स, ठीक है जी। स्मॉल कैथेटर्स, ये इनका साइज होता है 3F या इससे भी छोटे होते हैं, दैट आर स्पेशली डिजाइंड टू फिट coaxially within the limit of a standard angiographic catheter are termed microcatheters, यानी कि माइक्रो कैथेटर्स वो कैथेटर्स होते हैं जो कि स्पेसिफिकली बहुत छोटे साइज के होते हैं, बहुत छोटे डायमीटर के होते हैं, और ये हम उन वेसल्स के लिए भी यूज कर रहे होते हैं जो कि हमें लगता है कि बहुत छोटे साइज के, ठीक है ना। वेसल तो देखिए बेटा बॉडी में आपकी डिफरेंट है और डिफरेंट डायमीटर्स के साथ है, आप एक अयोटा है आपके पास और एक आपके पास जो है वो जगलर वेन है, ठीक है, तो अब एक एओर्टा का डायमीटर और एक जगलर वेन का डायमीटर है, ठीक है ना। तो इसलिए आपके पास डिफरेंट वेसल्स हैं और डिफरेंट वेसल का डिफरेंट डायमीटर है, तो अगर हमें लगता है कि वेसल का डायमीटर बहुत छोटा है तो फिर हम माइक्रो कैथेटर्स जो है वो वहां पे इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, डिजाइन टू रीच फार बियॉन्ड स्टैंडर्ड कैथेटर्स इन स्मॉलर टॉर्चरस वेसल्स, ठीक है, जहाँ पे टॉर्चरस वेसल्स हैं यानी कि बहुत छोटी छोटी वेसल्स हैं, उनका वहां पे एक आप कह सकते हैं कि जो है वो एक टॉर्चरस फॉर्म में वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है ना, गुच्छा टाइप सा वहां पे बना हुआ है आपके पास, तो आप फिर वहां पे अगर कोई आपने उसको डायग्नोज करना है, उसको आपने अप्रोच करना है, उसको असेस करना है या वहां पे आपने ट्रीट करना है, तो फिर आप वहां पे डेफिनेटली मेजर कैथेटर डालेंगे, तो वैसे का डायमीटर छोटा है तो क्या होगा, वो रप्चर हो जाएगा और आपका पर्पस जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए फिर हम माइक्रो कैथेटर जो है वो यूज कर रहे होते हैं। वाइड रेंज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टिफनेस, ब्रीडिंग, फ्लो रेट्स, हाइड्रोफिलिक कोटिंग, ठीक है, ये सारे बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइक्रो कैथेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसकी बेस पे हम क्या कर रहे होते हैं, अगर वेसल है उसकी बेस पे हम क्या करेंगे, इसको चूज करें, ठीक है, कि क्या वेसल की स्टिफनेस जो है उसको ये कैथेटर प्रॉपरली जो है वो उसके लिए सूटेबल है, ठीक है।
ब्रेडिंग बेसिकली जो है वो वेसल का गेन डायमीटर है, ठीक है। फ्लो रेट, जो भी वेसल है उसका फ्लो रेट किस तरह का है, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोफिलिक कोटिंग, जो भी आप कैथेटर डाल रहे हैं उसकी जो कोटिंग है वो जाके कहीं वेसल को डैमेज तो नहीं करेगी, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पे हम माइक्रो कैथेटर्स को चूज कर रहे होते हैं, क्योंकि हमने स्मॉल और टॉर्चरस वेसल जो है उनको देखते हैं, ठीक है। तो आप डेफिनेटली उसके लिए फिर हमें थोड़ा सा जिसको आप कहते हैं कॉन्शियस जो है वो होना पड़ रहा है। अच्छा बच्चों, अब ये दो हमारे पास है, दीज आर द माइक्रोकैप्सूल्स कॉमनली यूज्ड इन एम्बलाइजेशन ऑफ द इंट्राक्रैनियल एन्यूरिज्म्स, ठीक है। अगर आपके कहीं भी क्रेनियल एरिया में, ब्रेन में हमारे कहीं एन्यूरिज्म्स बड़े हुए हैं, ठीक है, और वहां पे हमने उन जो है वो एन्यूरिज्म्स को वहां पे हमने रिमूव करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये वाले एक एक्लॉन 90 है और एक्सक्लेजर SL10, ये दो हमारे पास माइक्रोकैथेटर्स हैं जो कि हम ज्यादा जो है वो यूज कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। अगेन आपको सिर्फ इनका नाम जो है वो आना चाहिए एज एन वाइवा क्वेश्चन, इसके अलावा आपको इसकी मजीद डिटेल की जरूरत नहीं है। Okay, how to use a microcatheter? When using a microcatheter, a standard angiographic catheter that accepts guide wire placed, अच्छा आई थिंक ये मैं यूज भी कर सकती हूँ बिकॉज आपके लिए इतना इसमें कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। अच्छा जी, अब ये हम एक वीडियो देख लेते हैं किस तरह से कैथेटर हमें हेल्प कर रहा होता है। अच्छा जी, अभी बच्चों मैंने आपको बताया कि यूजुअली माइक्रो कैथेटर्स हम जिससे यूज कर रहे हैं, इंट्राक्रेनियल कोई एन्यूरिज्म्स बना हुआ है या इंट्राक्रेनियल कोई हमारे पास जो है वो क्लॉट बना हुआ है या जैसे स्ट्रोक का पेशेंट आ गया है, ठीक है, उसकी इंटरवेंशन अगर आपने सर्जिकली करनी है। यहाँ से आप देखें, ठीक है, ये देखें, ये हमने वायर डाल दी कैथेटर के साथ। ये हमारे पास किसी भी वेसल के अंदर की देखिए कितनी छोटी सी वेसल है, या आप देखिए बच्चों वेसल की साथ साथ ब्रांचिंग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मेजर कैथेटर डालेंगे तो वो फिर रप्चर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अब हमने कैथेटर की मदद से ये वायर डाली और ये जो हमारा यहाँ पे पड़ा हुआ है क्लॉट, इसको रिमूव करना है। ठीक है, ये देखिए ये माइक्रो कैथेटर आपने यहाँ इंट्रोड्यूस किया, वायर हमने निकाल ली, गाइड वायर हमने निकाल ली। अब मजीद अगर आपने वहां पे कोई भी स्टंट है या जैसे आपने बलून एंजियोप्लास्टी पड़ी थी, ठीक है, वो आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो, ठीक है जी। गॉज वायर या मैश इसको हम कहते हैं, ये भी हम यूज कर सकते हैं ताकि ये हमें हेल्प करे, ये जो यहाँ पे क्लॉट पड़ा हुआ है इसको रिमूव करने के लिए। बिल्कुल छोटी छोटी सी ये बिल्कुल माइनर जो है डायमीटर के साथ ये होती है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप ये देखें किस तरह से इसने उसको पूरा कैप्चर किया और अब ये उसको बाहर से है वो इस तरह से, ठीक है। और फिर फ्लो जो है वो वेसल का नॉर्मल हो जाएगा। तो ये बच्चों बिकॉज हमारे जो क्रेनियल वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट हैं, इसके लिए हम फिर इसलिए जो माइक्रो कैथेटर्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है balloon angioplasty. Balloon angioplasty is a procedure used to open narrow or sorry block arteries. It uses a balloon attached to a catheter that is inserted in an artery at the place where deposit of the plaque have closed off or narrow the channel for the blood flow. The balloon is inflated. ठीक है बच्चों, तो ये आई थिंक हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बहुत दफा पढ़ाई हुई है बैलून एंजियोप्लास्टी, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि उसमें हम इसी तरह से कैथेटर प्लेस करते हैं, उसके साथ हमारे पास एक एंड पे एक बलून टाइप जो है वो सुचर अटैच होता है। जैसे ही वो वेसल के अंदर जाता है बलून को हम इन्फ्लेट कर देते हैं, बलून जब इन्फ्लेट हो जाता है तो जो वहाँ पे प्लाक होता है वो क्या होता है, तो अपनी जगह से रिमूव हो जाता है, ठीक है।
इसके बाद अगर हमने यहाँ पे कोई स्टंट वगैरह प्लेस करना हो तो भी हम जो है वो प्लेस कर सकते हैं। ओके, रप्चर ऑफ द प्लाक एंड फाइबर्स इन द इंटिमा एंड मीडिया, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है नॉर्मल एंजियोप्लास्टी का, या अगर हम कोई भी एंजियोप्लास्टी हम परफॉर्म करें बलून में तो हम बलून डालेंगे। अगर सिंपल एंजियोप्लास्टी का देखें तो हम जो प्लाक पड़ा होता है हमारे लिमिन में उसको हम वहाँ से रप्चर करते हैं। कंप्रेशन ऑफ प्लाक थ्रोम्बस, ठीक है, उसको पहले उसके बाद फिर हम उसको कंप्रेस करते हैं ताकि हम इजीली जो है वो वेसल से उसको रिमूव कर सकें, बॉडी से रिमूव कर सकें। कंप्रेशन ऑफ मीडियल लेयर्स, ठीक है जी, जो उसके साथ हमारे पास ये लेयर्स होती हैं, ठीक है, उसको फिर आप कंप्रेस करते हैं। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लाक थ्रोम्बस ऑफ इनर सरफेस ऑफ द आर्टरी, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसको यानी कि सारा आप कट डाउन कर रहे हैं ना, अंदर प्लाक को पहले आपने कंप्रेस किया है, उसके बाद फिर आपने लेयर्स को देखा है, लेयर्स के साथ जो अटैचमेंट थी उसको आपने रिमूव किया है, ठीक है। फिर अब आपने उसको जो है वो आर्टरी से मजीद रिमूव करना है, ठीक है। तो उसके लिए मजीद आप प्लाक की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे कि किस तरह से उसको वहां से हमने रिमूव करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग आर्टरी रह जाएगी उसको हम ओवर स्ट्रेच कर देते हैं ताकि दोबारा से वो नैरो ना हो जाए, या दोबारा से उसके अंदर स्टेनोसिस ना हो जाए, या दोबारा से वो ब्लॉकेज ना हो जाए, ठीक है। तो ये बच्चों एक कॉमन मैकेनिज्म है एंजियोप्लास्टी का। या इसके अलावा आप सिंपल जो मैंने आपको पेलून एंजियोप्लास्टी पढ़ाई दी है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ओके, अच्छा, अभी हमारे पास कैथेटर टाइप्स एंड एप्लीकेशंस, थेराप्यूटिक कैथेटर्स, परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल एंजियोप्लास्टी, डिजिटल प्रोटेक्शन डिवाइसेस, डायलिसिस के लिए, ड्रेनेज के लिए, ड्रग एंड स्टंट डिलीवरी के लिए, रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के लिए, ये सारे कुछ कॉमन थेराप्यूटिक कैथेटर्स के यूजेज हैं जो कि हम यूज कर रहे होते हैं। आप सिर्फ इनका नाम जो है वो याद रख लें, इसके अलावा आपको इनकी मजीद जो है वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ओके, सो एंडोवास्कुलर कॉइलिंग ऑफ द इंट्राक्रेनियल एन्यूरिज्म्स, ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि हम क्योंकि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो जो भी आप कॉइलिंग डाल रहे हैं, कोई कैथेटर डाल रहे हैं, उसका साथ साथ आपको इस तरह से एक इमेज जो है वो वीडियो पे या कैमरे पे नजर आ रहा होता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हमने जो प्लेसमेंट की है वो उसकी जगह पे है या नहीं है, और सारा जितना भी रिमूवल है, जो भी प्लॉट वगैरह बना हुआ है, आप उसको पूरा साथ साथ जो है वो इमेज के थ्रू क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं। ओके बच्चों, सो दिस इज बेसिकली ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, ठीक है जी बच्चों, जिसमें हमने सारा पढ़ दिया कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या है, किस तरह ये आपको हेल्प कर रही है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी कॉमन इंडिकेशंस हैं। देयर आर नंबर ऑफ इंडिकेशंस, मैंने आपको कुछ बेसिक बताई हैं, ठीक है। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया है कॉमनली जो इसमें हम यूज कर रहे हैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के अंदर इक्विपमेंट्स या डिवाइसेस जो कि हमें हेल्प कर रही होती है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थ्रू इंटरवेंशंस को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। गाइड वायर्स हैं, कैनुलास है, कैथेटराइजेशंस हैं, फिर डिफरेंट माइक्रो कैथेटर्स हैं, और जो है वो आपके पास डिफरेंट जो है वो डिवाइसेस, ठीक है बच्चों। तो ये आपको बहुत ज्यादा इन डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बार बार कहती हूँ, जब भी आप लेक्चर पढ़ रहे होते हैं, प्रिपेयर कर रहे होते हो, तो बच्चों एक दफा जो रिकॉर्डिंग है उसमें फोकस किया करें कि टीचर ने हमें किस पॉइंट पे फोकस करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। बिकॉज कुछ बातें आपकी स्लाइड्स में इसलिए ऐड की जाती हैं जिसमें आपको, अगर मैं वो ना डालूं तो आपको पॉइंट्स क्लियर नहीं होते, ठीक है। लेकिन आप लोग उसमें से वही वाला मटेरियल पिक किया करें जो कि मैं आपको फोकस कर रही हूँ, ठीक है। बिकॉज आपके लेवल के लिए वो मटेरियल पिक करना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है जी बच्चों। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें फिर जो मजीद कोई और डिवाइसेस हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में यूज कर रहे हैं या कोई इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, वो उसकी हम एक ब्रीफ सी जो है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें से आप में से किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अच्छा, किसी स्टूडेंट ने पूछा था कैंपस में, बेटा कैंपस में पहले तो मैंने आपको बताया था कि क्राइटेरिया वैक्सीनेशन, अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो फिर जो आपके असाइंड रूम्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे सेक्शन ई की क्लास होती है 401 में, ठीक है, SHS 401 में, तो क्लास आपकी क्लासरूम में ही हो रही होती है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं, सर्टिफिकेट है, तो फिर आप दिखा के ऑन कैंपस क्लास ले सकते हैं, ठीक है। आपके जो असाइंड टाइम टेबल पे रूम्स है वहीं पे ही क्लास हो रही होती है। जी बच्चों, सबको क्लियर है? किसी बच्चे को कोई मसला नहीं है इससे रिलेटेड? नो मैम, क्लियर है। जी बॉयज? क्लियर है मैम।
बच्चों आप लोग अब तैयारी कर रहे हैं एंड इसकी रेडियोलॉजी की, तो अब कुछ इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ है आप लोगों को? मैम सिटी स्कैन में जो वो उसके पार्ट्स है ना, पिक्सल वगैरह, वो थोड़े से टफ लग रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। मैंने अभी जो है वो बच्चों, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट हमारा 19th लेक्चर होगा, जो कि लास्ट नहीं, आप तक तो ई सेक्शन है ना। अच्छा, एक आपका इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी का और लेक्चर होगा और एक आपका जो है वो फ्लोरोस्कोपी रहता है, ठीक है। तो ये लेक्चर्स हमारे जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम रिविजन लेक्चर्स करेंगे। तो उसमें फिर आप लोग देखिएगा कि क्या क्या आपके पॉइंट्स है जो आप लोग कहेंगे, उन्हीं लेक्चर्स को हम जो है वो रिपीट करेंगे, बिकॉज आई थिंक आपके 2-3 रिविजन लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो जो भी आपके होंगे वो फिर मुझे बता दीजिएगा कंसर्न्स। अभी जो काउंसलिंग आवर है उसमें आप सब लोग ज्वाइन कर लें, जिस जिस बच्चे को अगर कुछ पूछना है। अगर नहीं भी पूछना तो आप ज्वाइन कर लें, क्योंकि बच्चों मैं चाह रही थी कि मैं आपको थोड़ा सा पैटर्न को मजीद स्पेसिफाई कर दूं पेपर के लिए, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से जो है वो पेपर अटेम्प्ट करना होगा। ठीक है बच्चों, अगर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये क्लास एंड कर देती हूँ और फिर हम वो क्लास स्टार्ट कर देते हैं और उसमें जो है वो फिर डिस्कस कर लेते हैं। ओके, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।